अब तू यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मिल गई तेरे दिल को तसल्ली। बर्बाद कर दिया हमारा घर। अब तू तो और भी खुश होगी। या क्या बोल रही हो? पिताजी के मरने से मुझे कैसी खुशी मिल सकती है? मैं सच ही तो बोल रही हूँ। तुझे ही खोजने के लिए और तुझे रोकने के लिए ही तो मेरे पति तेरे पीछे पीछे भागे थे, और उसी दौरान गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। अगर तू घर पर ही रहकर रोती रहती, आज ये हादसा नहीं होता। तेरी वजह से हम पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं। सारी जिंदगी तो तुझे पालने में लगा दिए, और अब आज थोड़ा जीने का हमें मौका क्या अच्छा सा मिला, तूने मेरे पति को ही मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया माँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पिताजी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं तो सदमे में थी और रोते रोते मैं सड़क पर चल पड़ी थी। मुझे भी कोई होश हवास नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जब पता चला कि मैं आप लोगों की औलाद नहीं हूँ तो मेरे ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। मैं अपना आपा खो गई, इसलिए मैं रोते रोते घर से बाहर चली गई। तू तो शरीफ है, तुझे तो कभी किसी चीज का कोई पता ही नहीं है। सब चीज बस अपने आप हो जाता है। तू तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करती है। हम ही लोग हैं जो बुरे हैं, और जो सबके सब तेरे साथ ही बुरा करते हैं। काश मैंने बचपन में तुम्हें गोद नहीं लिया होता, तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तुम नहीं रहती तो हम तीनों कितना खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते। पैसे की भी कोई तंगी नहीं होती, और आज यह जो हादसा हुआ वह भी नहीं होता। इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुम मेरी औलाद हो ही नहीं। तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बहुत झेल लिया अब तुम्हें। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि हम अब तुम्हें झेल सके। अभी के अभी निकल जाओ। माँ, ये क्या कह रही हो? तुम गुस्से में कुछ भी कहते जा रही हो। अमृता, माँ की बात का बुरा मत मानो। तुम कहीं मत जाओ। मैंने एक बार कहा ना, तो निकल यहाँ से। मैं तुझे अब एक पल भी अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। माँ, यह क्या कह रही हो तुम? क्यों और परेशानी बढ़ा रही हो? एक तो पिताजी के जाने के बाद में ऐसी ही परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ऊपर से तुम अमृता को भगाने की कोशिश कर रही हो। वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसका कौन है यहाँ? उसका तो कोई घर भी नहीं है यहाँ, और ना ही कोई पहचान वाला है। तुम चुप रहो। मैंने बहुत सुन लिया तुम लोगों की मनमानी। पहले तुम्हारे पिताजी ने मनमानी की, और अब तुम मनमानी कर रही हो। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। बहुत नुकसान झेल लिया, अब मैं और एक नुकसान भी नहीं झेलूंगी। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे, यह अमृता भी कहाँ चली गई? अब इतनी रात को मैं अमृता को कहाँ खोजूं? कहीं इस सदमे की हालत में अमृता कुछ गलत कदम ना उठा ले। हे भगवान, अमृता की रक्षा करना। मैं कहाँ खोजूं अमृता को? चलो, यहीं कहीं और देखती हूँ। आसपास में
कहीं ना कहीं किसी न किसी ने देखा होगा अमृता को आते जाते हुए। अमृता तो मुझे कहीं नहीं मिली। अब घर चलती हूँ, शायद घर पर आ गई हो। माँ, अमृता आई घर पर? वो क्यों आएगी? मैंने उसे भगा दिया है। मर रही होगी कहीं, और अच्छा ही है घर में ना आए तो। और तुम्हें भी उसे खोजने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम घर पर रुको, इतने रात पर बाहर निकलना सही नहीं है। तो माँ, इतने रात को अमृता का घर से बाहर रहना सही है? कहीं उसके साथ कुछ हादसा हो गया तो? होने दो, मुझे अब उससे कोई लगाव नहीं है। उसे जहां जाना है जाए, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। बहुत सह लिया उसकी वजह से, अब हम और नहीं सहेंगे। उसे जो करना है करे, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। इतना सब उसके लिए करने से हमें क्या मिला? देखो, आज तुम्हारे पिताजी की जान भी उसी की वजह से तो गई है। नहीं माँ, इसमें अमृता की कोई गलती नहीं। आप अगर उस दिन अमृता को इतना बुरा भला नहीं बोली होती और डीएनए रिपोर्ट दिखाकर उसे सौतेला बोलकर अपमान नहीं किया होता, तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता। पिताजी के जाने में अमृता का कोई दोष नहीं है। पिताजी के जाने का जो असली दोषी है वह आप हैं। आप ही बताइए, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी जिस वजह से आपने इतने सालों तक इस सच को जो दबा रखा था उसे उजागर कर दिया कि अमृता आपकी सगी औलाद नहीं। अगर इस बात को उस दिन नहीं बोलती तो क्या जाता? जिस तरह से आपने उस दिन गुस्सा दिखाया, वह तो ऐसा ही लग रहा था जैसे अमृता और पिताजी ने कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है, जबकि पिताजी मेरे ही भलाई के लिए बात कर रहे थे और अमृता भी पिताजी का साथ भी मेरे ही भलाई के लिए ही दे रही थी। पिताजी तो बस यही चाहते थे कि अमृता पहले जाए और वहां जाकर सेटल होने के बाद में थोड़ी कमाई करे और उन रुपयों से फिर मेरे विदेश जाने का खर्चा वह उठाती। इसमें गलत क्या है? वह दोनों तो मेरे लिए ही सारा प्लान कर रहे थे, लेकिन आपने इतना गंदा व्यवहार किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अमृता को धोखेबाज साबित करने में लगी हैं। जैसे अमृता हमें धोखा देकर विदेश चली जाएगी और वहां जाने के बाद में हमें भूल जाएगी। आप इतने साल तक अमृता के साथ रही, आपको इतना भी नहीं समझ आया कि अमृता हमेशा हमारे लिए ही काम करती रही। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन आप ही हैं, कभी भी खुश नहीं होती थी। मैंने बचपन से देखा है, जब अमृता छोटी थी तो आप उसके साथ में सौतेला व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी अमृता आपको अपनी सगी माँ ही मानती थी। आपकी हर बदतमीजी को वह झेलती रहती थी। अब तुम भी अपने पिताजी के जैसे बहुत बात कर रही हो। हर समय मेरे ही गलती तुम लोगों को दिखती है। मैं भी तो अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचती थी। तुम्हें कभी वह सब चीज़ नज़र नहीं आया? सिर्फ तुम्हें अमृता का ही काम सही लगता था। मेरा काम कभी सही नहीं लगा। एक तो आज ऐसे ही तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद में दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे परिवार में। उसे तो मैं कैसे तैसे सह रही हूँ, ऊपर से तुम भी अब मेरे ऊपर
ये सब बेफिजूल के इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे पिताजी के जाने का कारण मैं हूं। माँ, अब बस करो। मैं भी परेशान हूं और तुम और परेशानी बढ़ा रही हो। जो तुम परेशान हो रही हो, इस परेशानी का कारण भी वह अमृता ही है। इसलिए बेटी, मेरी बात मानो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब वह जहां गई है, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और तुम अभी उसे खोजने के लिए मत जाओ कहीं। अगर तुम आज घर से उसे खोजने के लिए बाहर गई तो इस घर को छोड़कर मैं भी कहीं चली जाऊंगी। माँ, अब तुम यह क्यों नया जिद पाल रही हो? मैं बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वरना मैं भी आज इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है माँ, कहीं नहीं जाऊंगी आज। हे भगवान, अमृता कहाँ होगी? किस हालत में होगी? बिना खाए घर से बाहर चली गई। वह भी पिताजी के जाने से बहुत दुखी है। पता नहीं किस हाल में होगी वह। हे भगवान, अमृता की रक्षा करना। इधर माँ ने भी मुझे परेशानी में डाल दिया, वरना मैं अमृता को खोजने के लिए रात में भी चली जाती। अब कल सवेरे जल्दी उठकर मैं अमृता को खोजने के लिए निकल जाऊंगी। भले वह मेरी सौतेली बहन है, लेकिन क्या होता है, उसने हमेशा मुझसे सगी बहन वाला व्यवहार किया। वह हमेशा मेरी मदद के लिए हमेशा खड़ी रही। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कल सवेरे जल्दी उठकर उसे खोजने के लिए निकलूंगी, और अगर उसका पता ना चले तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करूंगी। हे भगवान, बस अमृता की रक्षा करना। वह जहां भी हो, जैसी भी हो, सुरक्षित हो। आज क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो मेरे घर के अलावा और कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है। क्या मैं घर वापस जाऊं? वैसे मुझे लग रहा है कि माँ कल ज़्यादा दुखी थी, इसलिए शायद गुस्से गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया और मुझे घर से बाहर निकलने को कह दिया। आज शायद माँ का गुस्सा शांत हो गया होगा। आज जाऊंगी तो शायद माँ मुझे वापस से अपना ले और घर में वापस रख ले। ऐसा करती हूँ, मैं माँ के लिए उनकी पसंद का नाश्ता लेकर जाती हूँ। जब वह अपने मनपसंद नाश्ते को देखेगी तो अपने आप शांत हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। अमृता, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ थी रात भर? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तुम्हें वापस तो आना था घर। अब वह सब छोड़ो, अभी तुम कैसी हो? कुछ नाश्ता खाया तुमने? हाँ अदिति, मैं ठीक हूँ। मैं रात भर बाहर ही सोई थी और मैं अभी सवेरे ही नाश्ता करके आ रही हूँ, और मैंने सोचा कि माँ के लिए भी उनके मनपसंद का नाश्ता लेकर आऊं। क्या अमृता तुम? माँ का क्या है, माँ तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। पिताजी के जाने से वह कुछ ज़्यादा ही सदमे में है, इसलिए कल माँ ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया। चलो अब अंदर चलते हैं। माँ ने भी नाश्ता नहीं किया होगा। अपनी मनपसंद नाश्ता को देखेगी तो उनकी भी भूख बढ़ जाएगी। माँ, यह सामान किसके लिए पैक करके रखा है आपने? कहीं जा रही हो क्या? मैं कहीं नहीं जा रही, और ये सामान मेरा नहीं है। ये सारे के सारे सामान अमृता के हैं। मैंने सारे सामान को पैक करके रख दिया है। तो माँ,
तुमने अमृता के सारे सामान को पैक करके क्यों रखा है? ताकि अमृता अपना सारा सामान उठाए और उस घर से चुपचाप निकल जाए। माँ, यह क्या कह रही हो? मुझे लगा था कि तुम पिताजी के जाने के सदमे में कुछ ज्यादा ही दुखी हो, इसलिए कल कुछ भी अनाप शनाप आपने अमृता को कह दिया। लेकिन आप तो सच में अमृता को घर से निकालने की बात कर रही हो। मैंने जो भी कल कहा था वह दिल से कहा था और सच में कहा था। मैं कोई सदमे में नहीं थी और आज भी मैं कोई सदमे में नहीं हूं। मैं पूरे होशो हवास के साथ में मैं यह कह रही हूं कि अमृता इस घर को छोड़कर चले जाए। यह सारे सामान रखे हैं, इसे उठाए और चुपचाप इस घर से चले जाए और हमें अकेला छोड़ दे। अगर हम उसके बगैर जिएंगे तो हम अच्छा जीवन जिएंगे। माँ, ऐसा मत करो। मैंने पूरा जीवन आपको ही अपनी सगी माँ माना है। भले ही आपने उस दिन मुझे डीएनए रिपोर्ट दिखाकर सच बता दिया हो कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी सगी माँ की तरह मानती हूँ। मुझे आप अपने से दूर मत करिए। आप जो बोलेंगे मैं वह करूँगी। मैं घर का सारा खर्चा उठाऊंगी। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम नौकरी करूँगी और आदिति के विदेश जाने का खर्चा भी पूरा उठाऊंगी। बस आप मुझे अपने से दूर मत करिए। माँ, आपसे अगर मैं दूर हो जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ माँ, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैंने भी आपको कल कितना समझाया, आपको कुछ समझ नहीं आया। अमृता हमेशा हमारी भलाई के लिए ही हमारे साथ खड़ी रही और आज हमारी जो स्थिति है उसके पीछे अमृता की कोई गलती नहीं। यह तो एक हादसा था। यह सारा चीज हमारी किस्मत में होना लिखा था, इसलिए हो गया। इस हादसे का इल्जाम आप पूरी तरह अमृता पर नहीं लगा सकती। मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जो भी फैसला ले रही हूं वह पूरे होशो हवास में ले रही हूं और मेरी आखिरी इच्छा यही है कि अमृता इस घर से निकल जाए। अगर अमृता सच में मुझे अपनी मां समझती है तो वह मेरी बात मानेगी और चुपचाप इस घर से बिना मुझे कुछ कहे इस घर से चली जाए। तुम कहाँ जाओगी अमृता? मुझे नहीं पता आदिति कि मैं कहाँ जाऊंगी। 25 साल बाद जेल से बाहर आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि अब मैं आगे क्या करूं? मुझे कौन काम देगा? मैं किसके साथ रहूं? मैं क्या काम करूं? मैं अपने जीवन में क्या करूं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। चलो जो भी हो, जीना तो है ही, और जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान के लिए रुपए। देखता हूं शायद कहीं काम मिल जाए। कुछ ना कुछ मजदूरी का काम तो मिल ही जाएगा। अभी ऐसा करता हूं कि मैं अपने दोस्त श्यामलाल से मिलने जाता हूं। उसे उसके घर में नहीं मिलूंगा, लेकिन उसके घर में निगरानी जरूर रखूंगा। जब वह अपने घर से बाहर निकलेगा तब मैं श्यामलाल से चुपके से बाहर ही मिल लूंगा और उससे अपनी बेटी अमृता का हालचाल पूछूंगा। अब तो अमृता खूब बड़ी हो गई है। अभी तक तो मैंने अमृता की तस्वीर देखी है, जो कि मुझे श्यामलाल खुद जेल में आकर मुझे दिखा जाता था। अभी जब मैं श्यामलाल से मिलूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि एक बार अमृता से मेरा परिचय करा दे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि उसे ये ना बताए कि मैं उसका असली पिता हूं और मैं 25 साल तक जेल में था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरी वजह से शर्मिंदा हो।
मैं तो बस उसे एक बार अपने इन आंखों से उसे सामने से देखना चाहता हूँ। इतना भी अगर मैं अमृता से मिल लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अरे, ये तो मेरी बेटी अमृता है। ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? लगता है किसी काम से कहीं जा रही है। चलो, मैंने एक बार अमृता को सामने से देख लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मन तो कर रहा है कि मैं जाकर अमृता से बात करूं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। चलो, अच्छा है, कम से कम मैंने उसे एक बार इन आंखों से सामने से तो देख लिया। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि अमृता की देखभाल श्यामलाल ने बड़े अच्छे से की है। मुझे और क्या चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ कि क्यों मैं श्यामलाल को बेवजह तकलीफ दूँ। मैं भी कहीं आसपास के गांव में कोई अपने लायक काम खोज लेता हूँ और फिर वहीं रह बस कर अपना जीवन गुजारूंगा। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि मैं शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करूं और वहीं रहकर अपने कॉलेज के आखिरी साल के भी एग्ज़ाम की तैयारी करूं। कॉलेज के आखिरी साल की एग्ज़ाम की तैयारी करूं। अब मैं ऐसा करती हूं कि पार्ट टाइम जॉब में जो काम कर रही हूं उसका समय जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लूं, क्योंकि अब मुझे अकेले को ही अपना पूरा खर्च उठाना होगा। और वैसे भी कॉलेज का एग्ज़ाम चालू होने में अभी 2 महीने हैं, तो कॉलेज में भी अभी आखिरी आखिरी में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग घर पर ही रहकर तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी और घर पर रहकर ही तैयारी करूंगी। सीधा एग्ज़ाम देने के लिए ही जाऊंगी और जो मेरे पास एक्स्ट्रा समय बचेगा उसे मैं अपने जॉब में काम करके थोड़े ज़्यादा रुपए कमाऊंगी। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम काम करने के लिए मुझे अपने सर से बात करनी होगी। पता नहीं वह मुझे ओवर टाइम काम करने का एक्स्ट्रा रुपए देंगे कि नहीं। चलो, घर तो मिल गया। भले ही छोटा सा घर है, लेकिन चलेगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा कमाई तो हो नहीं रही। अब मुझे घर का किराया और राशन सामान और सारा अपना खर्चा खुद ही उठाना है। तो उस हिसाब से मेरे बजट में यह छोटा सा घर ही सही बैठ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी और कमाई करनी होगी, क्योंकि जितनी कमाई में मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से कर रही हूँ उससे मैं आराम से तो मैं नहीं जी सकूंगी। मुझे बहुत तकलीफ होगी। आज मैं ऐसा करती हूँ कि ऑफिस में जाकर सर से बात करती हूँ ओवर टाइम के लिए। शायद सर मेरी मदद कुछ कर दे। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है अमृता? कोई परेशानी आ गई है? हाँ सर, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। हाँ अमृता, बोलो, क्या मदद चाहिए? सर, मैं ऑफिस में ओवर टाइम करना चाहती हूँ। क्या मुझे ओवर टाइम के रुपए मिलेंगे? अमृता,
यह तो पॉसिबल नहीं है। हमारा बजट अभी बहुत टाइट है। हम किसी को एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते ओवर टाइम के लिए। तो सॉरी। अरे, ऑफिस के मालिक आ रहे हैं। अमृता, तुम्हें एक्स्ट्रा काम की तलाश थी ना? तुम अगर हमारे मालिक धनीराम जी से बात करोगी तो वह तुम्हें ओवर टाइम काम दे सकते हैं। तुम यहीं रुको, अभी धनीराम सर यहीं आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवाऊंगा। जी सर। और मोहन, कैसा चल रहा है ऑफिस का काम? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, सब अच्छा चल रहा है। अभी काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारा काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। सर, एक काम था। हाँ, बोलो। सर, ये अमृता है। ये हमारे ऑफिस में ही काम करती है। सर, ये पार्ट टाइम जॉब करती है हमारे ऑफिस में। तो ये चाहती है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क ये करे, इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर सके। लेकिन हमारे ऑफिस में अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, इसलिए हम इसे कोई काम नहीं दे पा रहे हैं। वैसे अमृता बहुत भरोसेमंद और बहुत मेहनती है। ये अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। भले ये 3 से 4 घंटे ही काम करती है, भले ही ये यहाँ इस ऑफिस में 3 से 4 घंटे ही काम करती है, लेकिन इन 3 से 4 घंटों में लगभग 8 घंटे से भी ज़्यादा का काम उन 3 से 4 घंटों में ही पूरा कर देती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसकी आप कुछ मदद कर सके तो अच्छा होगा। अब मोहन, इस ऑफिस का सारा काम तो तुम ही देखते हो, सारा बजट भी तुम ही संभालते हो। किसको काम में रखना है नहीं रखना है ये भी सारा चीज तुम ही डिसाइड करते हो। अगर तुम यह कह रहे हो कि इस ऑफिस में अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो अब मैं तुम्हें बोलकर एक्स्ट्रा काम कहाँ से निकलवाऊं? अमृता, अगर तुम चाहो तो मेरे पास कई सारे दुकान हैं। उनमें से एक दुकान बुक स्टोर का है। वहाँ एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। क्या तुम बुक स्टोर में काम करोगी? हाँ, मुझे मंजूर है। जैसे भी काम हो मैं करूँगी। बस तुम्हें उस बुक स्टोर को संभालना है और जो भी ग्राहक आए उसे वह सामान निकाल कर देना है। बस यही काम है। हाँ, मुझे चलेगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है। तुम बताओ, तुम कब से काम पर आना चालू करोगी? अगर आप बोलो तो मैं कल से ही काम पर आना चालू कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है। कल सवेरे तुम मेरे बुक स्टोर की दुकान में आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम बुक स्टोर का एड्रेस अपने मोहन सर से ले लेना। जी सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बस तुम्हें काम अच्छे से मन लगाकर करना है। अगर मुझे कुछ भी गलती नजर आई तो मैं तुम्हें वहां से हटा दूंगा। नहीं सर, आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं मन लगाकर काम करूंगी। तो तुम सवेरे से दोपहर तक बुक स्टोर में काम करना, फिर 4 बजे से बाकी का समय इस ऑफिस में आकर काम कर लेना। जी सर। अच्छा, तो तुम कॉलेज भी जाती हो तो कॉलेज की पढ़ाई कब करोगी? अगर तुम सवेरे बुक स्टोर में काम करने आओगी, कॉलेज कब जाओगी? सर, मेरे कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है और एग्ज़ाम भी 2 महीने बाद ही है। तो अभी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं चल रही है। सब बच्चे घर में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी घर में रहकर ही करूँगी। मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। तब तो फिर ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना? नहीं सर, नहीं होगी। मैं सवेरे से शाम तक काम करूँगी और रात में अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी। तो बेटी अमृता, तुम्हें
ऐसी क्या जरूरत आ गई कि तुम पढ़ाई भी कर रही हो और इतना सारा काम भी कर रही हो? घर में तुम्हारे अलावा कौन कौन है? क्या घर में तुम्हारे अलावा कोई और काम करने वाला नहीं है? नहीं सर, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट में हो गई है। मेरी माँ और बहन पास के गांव में रहते हैं। गांव का नाम है उदयपुर, लेकिन कुछ कारणवश मैं उनके साथ नहीं रहती। मैं अकेले ही इस शहर में रहती हूँ। अरे, ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। जी सर। अब तो खुश होना अमृता। देखो, तुमने आज ही मुझसे अपने ओवर टाइम की बात की और तुम्हें सीधे हमारे धनीराम सर ने एक्स्ट्रा काम ही दे दिया। सर, यह सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है ये कहाँ रहते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता। तुम्हारा गांव उदयपुर है ना, उसी का जो पड़ोसी गांव है मीरपुर, वहीं रहते हैं हमारे धनीराम सर जी। तो यह धनीराम सर जी मेरे पास वाले गांव मीरपुर में ही रहते हैं। तो वे गांव में क्यों रहते हैं? क्या उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा? अरे ऐसा नहीं है। हमारे धनीराम सर एक बहुत बड़े जमींदार हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं। आज जिस जगह में सिटी बसी है, उसी जगह में हमारे धनीराम सर जी के लगभग 30 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो हमारे धनीराम सर ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और उससे उन्होंने खूब रुपए कमाए। उन्हीं रुपयों से उन्होंने अलग अलग जगह अपने दुकान बसाए हैं इस सनशाइन सिटी में। कहीं पर ऑफिस खोला है, कहीं रेस्टोरेंट, तो कहीं पर बुक स्टोर, तो कहीं किराना दुकान। अलग अलग दुकान उन्होंने खोल रखे हैं। लेकिन वे खुद शहर में नहीं रहते। वे तो बस हर दिन 1 घंटे ऐसे ही घूम लेते हैं हर दुकान में जाकर, बस चेक करने के लिए कि काम सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। उनका जो मेन गांव है, जहां उनका जन्म हुआ है, वो गांव है मीरपुर, और वो अपने बचपन के घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे गांव में ही रहते हैं। अब तो तुम जानती ही हो, शहर और गांव अभी कहाँ दूर है। ये जो सनशाइन सिटी है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर ही तुम्हारा गांव उदयपुर पड़ता है और धनीराम सर जी का गांव मीरपुर भी उतना ही दूर पड़ता है। इसलिए वे अपने गांव, अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। अगर तुम अच्छे से काम करोगी और धनीराम जी के नज़र में रहोगी तो तुम्हें वो और भी बड़ा से बड़ा काम देंगे। वो बहुत मदद करते रहते हैं हर किसी की, जब चाहे मदद ही करते रहते हैं। तुम भी उन्हें धोखा नहीं देना, मन लगाकर काम करना। जी सर, मैं मन लगाकर ही काम करूंगी। गांव में वैसे काम मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं छोटा मोटा काम गांव में ही खोज के यही बस जाऊंगा। मैं चाहता तो शहर में भी काम खोज सकता था, पर शहर की भागा दौड़ी मुझे पसंद नहीं है। मैं अब सुकून से गांव की जिंदगी जीना चाहता हूँ। गांव में बहुत शांति है और आराम है। इतने साल जेल में गुजारने के बाद मुझे सुकून भरी जिंदगी चाहिए। बस मुझे ऐसा काम मिल जाए जिससे मुझे बस इतने रुपए कमाई हो जाए जिससे मैं मेरा खाना खर्चा उठा सकूं, और रहने के लिए एक झोपड़ी ही मिल जाए तो भी मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। यहाँ तो गांव में कुछ भी काम नहीं है, क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, उस मंदिर में जाकर वहाँ के पुजारी जी से पूछता हूँ, शायद वे मेरी कुछ मदद कर दे। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं इस गांव में नया आया हूँ। मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ मुझे कहाँ काम मिलेगा? मुझे कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं चाहिए, बस ऐसा काम हो
जिसमें मैं इतने रुपए कमा लूं जिससे मेरा खाना खर्चा और जो मेरी आवश्यकता की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम आए ही गलत जगह हो। तुम्हें तो काम खोजने के लिए शहर जाना चाहिए। गांव में कहाँ कोई काम है। ये पास का शहर सनशाइन सिटी, वहाँ चले जाओ। वो कौन सा दूर है, वहाँ तुमको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। यहाँ इस गांव के लोग तो गांव से शहर ही काम करने जाते हैं और तुम गांव में आकर काम खोज रहे हो। पंडित जी, मैं अकेला हूँ। मुझे अब सुकून का जीवन जीना है और सुकून का जीवन सिर्फ गांव में ही नसीब होता है। शहर में इतनी भागा दौड़ी वाले जगह में अगर मैं रहूँगा तो वहाँ मैं चैन से नहीं रह सकूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं गांव की साफ हवा, साफ पानी और शांति भरे माहौल में मैं अपना जीवन बिताऊं। तो तुम्हें कोई भी काम चलेगा? हाँ, कोई भी, बस जिससे मेरे 2 वक्त का खाना मुझे नसीब हो जाए। और फिर तुम रहोगे कहाँ? वो मैं अपना कहीं गांव के बाहर में छोटा सा ठिकाना मैं बना लूँगा। मेरे पास एक काम है, क्या तुम वो करोगे? हाँ बताइए पंडित जी। मंदिर के बाहर तुम ये देख सकते हो, ये जो खाली ज़मीन बड़ी सी है, मैं चाहता हूँ कि इस पर हरे भरे रंग बिरंगे बगीचे हो। क्या तुम बागवानी का काम कर सकते हो और इस खाली ज़मीन को हरे भरे रंग बिरंगे फूल पत्तियों से सजाकर सुंदर बना सकते हो? मतलब मेरा यह कहना है कि क्या तुम माली का काम करोगे? तुम्हें 2 वक्त का खाना मैं दे दूंगा और इसके अलावा तुम्हें कुछ पगार भी मिलेंगे हर महीने और तुम्हें गांव के बाहर जाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसमें तुम रह सकते हो। क्या तुम्हें ये माली का काम मंजूर है? जी हाँ, मुझे मंजूर है। मैं इस ज़मीन में खूब सारे रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ उगाऊंगा और इस जगह को हरा भरा सा सुंदर बनाऊंगा। मुझे ये माली का काम मंजूर है। तो फिर ठीक है, आज से काम चालू मत करो, कल से काम चालू करना। आज मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का जगह दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ। ये मकान उतना अच्छा तो नहीं है, पर अगर तुम यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लो तो तुम्हारे रहने लायक जगह बन जाएगा। वैसे भी तुम तो अकेले ही रहोगे। पंडित जी, ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं तो इससे भी कई गुना ज़्यादा खराब जगहों में रहा हूँ। मैं साथ ही साथ तुम्हारे लिए और कोई दूसरा काम भी खोजता रहूँगा, क्योंकि मंदिर में जो माली का काम है वो हर दिन तो रहेगा नहीं। मैं कुछ महीनों तक की तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाकी तुम भी अपनी तरफ से दूसरी जगह में जाकर काम खोजने की कोशिश करते रहना और जब तक काम नहीं मिलता तुम यहीं अपना गुजारा करो। जी पंडित जी, ऐसा ही करूँगा। तुमने कुछ खाना वाना खाया? नहीं पंडित जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं घर में तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनवा देता हूँ। जी पंडित जी। अच्छा, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अर्जुन है। आ गई अमृता बेटी? जी सर। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है। वह कैसे सर? वो ऐसे कि इस बुक स्टोर में मैंने जिसको काम पर रखा था वो आज ही इस काम को छोड़कर चला गया। उसकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई, इसलिए वो इस काम को छोड़कर चला गया। और मैं वही सोच रहा था
कि अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे बात करके रखी थी इस काम के बारे में। अब देखो, इस दुकान को संभालने वाली जगह जैसे ही खाली हुई, इस दुकान को संभालने के लिए तुम आ गई। वरना अगर तुम नहीं आती तो मुझे ये बुक स्टोर को बंद रखे रहना पड़ता। तब तक बंद रखना पड़ता जब तक कोई इस दुकान को संभालने वाला नहीं मिल जाता। एक बात तुमसे और कहनी है अमृता, वो ये बात कि क्या तुम अपना फुल टाइम जॉब इसी बुक स्टोर में दे सकती हो? मैं चाहता हूं कि तुम वो ऑफिस वाला काम छोड़कर पूरा फुल टाइम इसी बुक स्टोर में ही काम करो। पेमेंट में तुम्हारे कोई कमी नहीं होगी। जितना पेमेंट तुम दोनों जगह काम करके कमाओगी, उतनी ही पेमेंट तुम्हें एक जगह काम करके मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना ऑफिस वाला जॉब छोड़कर फुल टाइम इस बुक स्टोर में ही अपना समय दो। जी सर, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक ही जगह आऊंगी, पूरा सवेरे से शाम एक ही जगह काम करूंगी, तो यह तो मेरे लिए अच्छा ही है। मुझे बार बार जगह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, मुझे यह काम मंजूर है। मैं बुक स्टोर में ही फुल टाइम जॉब करूंगी। चलो, मैं तुम्हें बुक स्टोर के अंदर ले चलता हूं और वहां तुम्हें काम बताता हूं। तुम्हें सारा काम समझ में तो आ गया ना? कहाँ कहाँ क्या क्या सामान है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। बस तुम इस काम को मन लगा कर करना, और जब भी तुम इस काम को छोड़ने वाली होगी तो मुझे एक दिन पहले जरूर बता देना। अचानक से मत छोड़ना, नहीं तो क्या है ना, नए आदमी को खोजने में भी मुझे समय लगता है, और जब तक नया आदमी ना मिले तब तक ये दुकान मुझे बंद रखना पड़ता है, जिससे मेरा ही नुकसान होता है। इसलिए जब भी तुम नौकरी छोड़ो तो मुझे बताकर ही नौकरी छोड़ना। जी सर जी। तुम्हारे पिताजी के जितने भी सेविंग थे वह सारे रुपए अब मेरे अकाउंट में आ गए हैं। साथ ही साथ कई सारे इंश्योरेंस भी तुम्हारे पापा ने करा कर रखे थे, वह सारे इंश्योरेंस के पैसे भी क्लियर हो गए हैं और वह रुपए भी सारे के सारे मेरे खाते में आ गए हैं। यह तो अच्छा हुआ माँ, नहीं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि खर्चा कैसे चलेगा। पापा के इंश्योरेंस और सेविंग यह सब मिला के कितने रुपए हैं? क्यों, वह सब जानकर तुम क्या करोगी? मैं हूं ना अब संभालने के लिए। अब सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं डिसाइड करूंगी कि रुपए कहाँ खर्च होना है, कहाँ नहीं। तुम बस अपने सपने को पूरा करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। तुम्हें विदेश जाना है तो सारा खर्च अब मैं उठाऊंगी। अब किसी के सामने हमें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम यह जान लो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत रुपए छोड़े हैं। इतने रुपए छोड़े हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजर जाएगा। माँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं विदेश नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी विदेश? माँ, यहाँ तो तुम अकेली हो जाओगी और मैं वहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं कहीं कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू करूँ, इसी पास के शहर सनशाइन सिटी में, क्योंकि शहरों में रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है
और आप भी खाना बनाने में माहिर हैं। मैं भी आपसे खाना बनाना सीख लूँगी और नए नए डिशेस भी मैं बनाने सीखती रहूँगी। फिर हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। उससे मैं आपके साथ भी रहूँगी और रुपए भी कमाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि पापा के कुछ पैसे हम रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने में इन्वेस्ट करें। अरे, यह तो अच्छी बात है। दोनों माँ बेटी मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे और खूब मज़े से और शान से अपना जीवन बिताएंगे। और यह जो रुपए है, यह सिर्फ हम दोनों अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। कोई तीसरा अब नहीं है जिसके ऊपर हम अब अपने रुपए खर्च करेंगे। जैसे कि अमृता। अच्छा हुआ उसे घर से भगा दिया, वरना तुम्हारे पापा के रुपयों पर उसकी नज़र होती और रुपयों को उस लड़की पर भी खर्च करना पड़ता। अब और कितना बुरा सोचोगी माँ अमृता के बारे में। तुमने उसे घर से निकाल दिया, अब वह चुपचाप चली गई है। अब उसे अपना जीवन जीने दो और तुम अपना जियो। क्यों बार बार हमेशा नेगेटिव बात करती रहती हो। अब इतना अच्छा खासा पापा के सारे रुपए हमें मिल गए हैं, तो बस आगे के बारे में सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। अरे गलती हो गई बेटा, खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही दिल की बातें बाहर आ रही है। हम ऐसा करते हैं, कल ही शहर जाकर कोई अच्छी सी जगह खोजते हैं जहां हम अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर सके। और रेस्टोरेंट के बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, वह सारी चीज़ें हम खोजबीन करेंगे और अगले कुछ हफ्तों में अपना रेस्टोरेंट चालू करके ही रहेंगे। हाँ माँ। मैं अंदर मिलने जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं माँ मुझसे अभी भी गुस्सा तो नहीं। गुस्सा होगी तो क्या होता है, मैं माँ से कुछ लेने थोड़ी ना आई हूँ। मैं तो बस माँ और आदिति दोनों से मिलने आई हूँ। पूरा जीवन भर हमने साथ गुजारा है, ऐसे कैसे मैं अचानक से उनसे मिलना बंद कर सकती हूँ। मिलने आने पर थोड़ी ना माँ मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं उनसे कोई रुपए लेने थोड़ी ना आई हूँ। चलो अंदर चलती हूँ और देखती हूँ आदिति और माँ क्या कर रही हैं। तुम यहाँ फिर क्यों आ गई? जरूरी से मेरे पति के रुपए की भनक पड़ गई होगी। इसे पता चल गया होगा कि मेरे पति के सारे सेविंग मेरे खाते में आ गए हैं और इंश्योरेंस के पैसे भी सारे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं। यही वह लेने आई होगी। तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, जो काम करना है करो, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो। माँ, मैं तो सिर्फ मिलने आई हूँ आपसे और आदिति से। बहुत दिन हो गए थे आप दोनों से मिली नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ फल ले आऊं और आप लोगों से थोड़ी देर मिलकर बात करूं। अब चिंता मत करिए, मैं यहाँ कोई रुपए लेने नहीं आई हूँ, ना ही मैं यहाँ रहने आई हूँ। मैंने अपने लिए काम खोज लिया है और मैं शहर में ही काम करके अपना गुजारा चला रही हूँ और शहर में ही मैं रहती हूँ, एक छोटे से मकान में। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फल वल, और तुम हमसे मिलने आना बंद करो। क्या पता उस फल में जहर मिला दिया हो तुमने और हमें मारकर हमारे सारे पैसे तुम हड़पने की सोच रही हो। माँ, ये क्या कह रही हो? अमृता मिलने ही तो आई है सिर्फ हमसे, वह थोड़ी ना हमसे कोई रुपए लेने आई है और ना ही यहाँ रहने आई है। तुम चुप रहो, तुम इस मामले में और कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें क्या पता यह लड़की कैसी है?
ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। अगर आपको मुझसे तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से तुरंत चली जाती हूँ। मैं तो बस देखने आई थी, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, हम लोग ठीक है। अब देख लिया ना, अब जा यहाँ से और अपने फल को भी अपने साथ ले जा। यहाँ हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ तो कभी गुस्सा होना छोड़ेगी ही नहीं लगता है मुझ पर। चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता। अब तो आदत सी पड़ गई है माँ के गुस्से को सहने की। चलो, यह देखकर अच्छा लगा कि दोनों ठीक ठाक हैं, और यह जानकर भी अच्छा लगा कि पापा के बचाए हुए जितने पैसे हैं वह सब माँ को मिल गए हैं। जबकि मैं तो यह सोचकर आई थी कि अगर माँ और आदिति को रुपयों की कमी होगी तो मैं कुछ रुपए देती रहूंगी हर महीने। लेकिन चलो, अच्छा है, पिताजी के सारे रुपए माँ को मिल गए हैं। इससे माँ और आदिति आराम से अपना जीवन गुजार लेंगे, और जो भी सपना आदिति ने देखा है वह उन रुपयों से पूरा हो जाएगा। अर्जुन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। कितना प्यारा बगीचा तुमने अपनी मेहनत से तैयार किया। कितने रंग बिरंगे फूल यहाँ नजर आ रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है यह बगीचा। मैं तुम्हें हर दिन देखता हूँ। तुम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, पूरे लगन के साथ तुम इस बगीचे को बनाने में मेहनत कर रहे थे। धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जमींदार जी। आज आप बहुत दिनों बाद मंदिर आए। क्या करूं पंडित जी, बस काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूं और घर में भी थोड़ी परेशानी चल रही है। इस वजह से मैं भी ज्यादा इधर उधर जा नहीं पाता। आज थोड़ा सा खाली समय मुझे मिला तो मैंने सोचा मैं मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराऊं। अच्छा किया। पंडित जी, मैं अभी कुछ महीने से नहीं आया तो इस मंदिर की तो काया ही बदल गई। पहले मंदिर के सामने का यह जगह कितना बंजर सा लगता था, लेकिन अभी इतने सारे हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल पत्तियां, इन्हें देखकर तो मेरा मन आनंदित हो उठा। आप भगवान की सेवा के साथ साथ बगीचे का काम भी बड़ी अच्छे से देखते हैं। नहीं नहीं धनीराम जी, इस बगीचे को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। इस बगीचे को इतना सुंदर बनाने का जो काम किया है वो किया है मेरे पीछे खड़े इस व्यक्ति ने। इसका नाम है अर्जुन। ये 3 महीने पहले इस गांव में आया काम की तलाश में, तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं माली का काम ही दे देता हूँ। इसका भी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने बड़ी लगन से मेहनत करके बगीचे को कितना सुंदर बना दिया है। अब तो गांव वाले भी यहीं पर आकर घूमते हैं, बैठते हैं और इस बगीचे का आनंद लेते हैं। अच्छा जमींदार जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अर्जुन के बारे में। ये बड़ा ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। आपने इसकी मेहनत को तो देख ही लिया है इस बगीचे के रूप में, तो इससे यह तो पता चलता है कि यह बहुत ईमानदार और मेहनती है। मैं चाहता हूं जमींदार जी कि इसे आप अपने यहाँ किसी काम में रख ले, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम नहीं है। बगीचे में भी उतना ज़्यादा काम रहता नहीं है। क्या है ना कि अगर दूसरी जगह ये काम पकड़ लेगा तो इसकी आमदनी भी अच्छी होगी। माली के काम में उतनी कोई कमाई तो है नहीं। मैं थोड़ी बहुत रुपए देकर इसकी मदद कर देता हूँ और 2 टाइम का खाना भी इसे दे देता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इसे अपने यहाँ किसी काम पर रख ले। वैसे भी आप तो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की तलाश में
हमेशा लगे रहते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा तो शहर में बहुत सारे दुकान हैं, उन्हीं में से किसी एक दुकान में इसे काम पर लगवा दूंगा। नहीं धनीराम जी, इसे आप शहर में काम मत दीजिए। ये शहर में काम नहीं करना चाहता, ये गांव में रहकर ही कुछ काम करना चाहता है। इसे शहर में रहना पसंद नहीं। इसे शहर की भागा दौड़ी वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तो ये गांव में आकर काम कर रहा है और यहीं रह रहा है, ताकि ये गांव में रहकर आराम से शांति से अपना जीवन गुजार सके। अब यहां मेरे घर में तो कोई काम नहीं है। अच्छा अर्जुन, तुम्हें कार चलाना आता है? जी जमींदार जी, मुझे कार चलाना आता है। तुम्हें अगर मैं ड्राइवर का काम दूं तो तुम करोगे? तुम्हें पगार भी अच्छी मिलेगी और रहने के लिए जगह भी, और खाना भी मेरे ही घर में मिलेगा। बस तुम्हें हर रोज जो भी जरूरत के काम होंगे घर में, उसके लिए तुम्हें कार चलाना है। चाहे वो बच्चे को लाना ले जाना हो, चाहे मुझे शहर ले जाना हो, या कोई और दूसरा काम हो इधर से उधर लाने ले जाने का। जी जमींदार जी, मैं आराम से कर लूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम कल से मेरे यहाँ मेरे घर पर ड्राइवर का काम करने के लिए आ जाना, और हफ्ते में 1-2 दिन तुम मंदिर में आकर इस बगीचे की भी देखभाल कर देना। उसके पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा अपनी तरफ से। जी जमींदार जी। अच्छा तो पंडित जी, मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम से शहर जाना है। चलो अच्छा हुआ अर्जुन, तुम्हारे लिए काम मिल ही गया। ये हमारे गांव के जमींदार जी हैं। इनका नाम धनीराम है। इन्होंने ही इस मंदिर को बनाने के लिए खूब सारा धन दिया था। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इनका शहर में खूब सारा दुकान है, लेकिन ये रहते इसी गांव मीरपुर में ही है। तुम मन लगाकर काम करना, बिल्कुल भी कोई गलती मत करना, और अगर कुछ परेशानी हो तो सीधे जमींदार जी से कहना। अगर उनसे कहने की हिम्मत ना हो तो मुझे आकर बताना, मैं उनसे कह दूंगा। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा तो अर्जुन, आज से तुम्हारा काम चालू होता है। आज ऐसा करते हैं कि चलो तुम मुझे मेरे शहर के दुकानों में लेकर चलो। इससे तुम भी मेरे सारे दुकानों के रास्तों को देख लोगे। तो इससे यह होगा कि कभी मुझे कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें सीधे किसी भी दुकान में भेज सकता हूँ। जी जमींदार जी। कैसा चल रहा है काम अमृता बेटी? अमृता यहाँ क्या कर रही है? अमृता ये सब काम क्यों कर रही है? अभी तो इसके पढ़ाई की उम्र है और अभी इसकी कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुई होगी, तो फिर ये सब काम क्यों कर रही है? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि श्यामलाल ने मुझे बताया था कि अमृता के कॉलेज का ये आखिरी साल है और श्यामलाल कभी भी अमृता को अपने रहते काम पर कभी नहीं भेजेगा। कुछ तो गलत हुआ है जिस वजह से अमृता ये छोटा मोटा काम कर रही है। उसे तो किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में कोई भी अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। ये यहाँ क्यों यह सब नौकरी कर रही है? मुझे एक बार जाकर श्यामलाल से मिलना चाहिए। ज़रूर कुछ हुआ है श्यामलाल को, वरना अमृता को
वो कभी इस तरह के काम में नहीं भेजता। अच्छा तो अमृता बेटी, हम चलते हैं। तो अर्जुन, तुम अब यहीं पर रहोगे। मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। वैसे अभी तो मुझे और कोई काम नहीं है, तो तुम अभी आराम करो। जी जमींदार जी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पड़ोस के गांव उदयपुर से होकर आ जाता हूँ। अभी वैसे खाली ही तो बैठा हूँ, वहाँ मैं ये पता करके आ जाता हूँ कि श्यामलाल कैसा है। श्यामलाल की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा करता हूँ कि मैं यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता हूँ कि श्यामलाल के घर से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर मुझे श्यामलाल नजर आया तो मैं उससे जाकर बात कर लूँगा। उस घर से तो कोई आ जा भी नहीं रहा है। सीधे श्यामलाल के घर जाऊं? नहीं नहीं, सीधे श्यामलाल के घर जाकर पूछना सही नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करके पता करता हूँ, क्योंकि अगर सीधे श्यामलाल के घर गया तो कहीं मेरी सारी असलियत सामने ना आ जाए। नमस्ते भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मैं इस गांव में श्यामलाल का घर खोज रहा हूँ। क्या आपको पता है कि श्यामलाल का घर कहाँ है? मुझे श्यामलाल से मिलना है। हाँ, वो आपके पीछे जो घर है वही तो श्यामलाल का घर है, लेकिन श्यामलाल आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों? आपको नहीं पता कि श्यामलाल को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं? ये कैसे हुआ? श्यामलाल का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में तुरंत ही सड़क पर उसकी मौत हो गई। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मैं तो श्यामलाल से मिलने उसके घर आया था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई है। मेरा एक ही दोस्त था जिसने मेरी मुसीबत में बहुत मदद की, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं उसका घर कैसा चल रहा होगा। यही कारण है कि अमृता उस बुक स्टोर में काम कर रही है ताकि घर का खर्चा उठा सके। मुझे अमृता की मदद करनी होगी उसके घर का खर्च उठाने में। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने कुछ महीनों में जो रुपए बचाए हैं उन्हें मैं उनके घर में एक लिफाफे में बंद करके डाल देता हूँ और मैं हर महीने ऐसे ही कुछ रुपए छुपके से लिफाफे में बंद करके श्यामलाल के घर में डालता रहूँगा ताकि उन रुपयों से श्यामलाल का परिवार और अमृता की मदद होती रहे। क्योंकि अगर मैं सीधे रुपये जाकर दूंगा तो वो मुझसे रुपए नहीं लेंगे और मुझसे इधर उधर के सवाल पूछेंगे, तो यही रास्ता सही होगा। अरे, यह लिफाफा किसने यहाँ डाला है? ना ही इस लिफाफे में कोई नाम है, ना पता लिखा है। क्या गलती से किसी ने यह लिफाफा फेंक दिया है क्या? अब लिफाफे को देखकर क्या दुनिया भर का सोच रही हो माँ। लिफाफे को खोलो और देखो क्या है उसमें। अब हमारे घर में यह लिफाफा पड़ा था तो जरूर हमारे लिए ही होगा कुछ। हाँ हाँ, खोलती हूँ। अरे, इसमें तो रुपए हैं। लिफाफे में और किसी ने कुछ लिखकर डाला है क्या? नहीं, सिर्फ रुपए ही हैं।
तो यह रुपए किसने रखे यहाँ पर? क्या कोई हमारी मदद करना चाहता है? हो सकता है, क्योंकि तेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। उन्हीं में से किसी को तेरे पिताजी ने उधारी दिया होगा, वही अपने रुपए वापस लौटा रहा होगा। वैसे कितने रुपए हैं माँ? ज्यादा तो नहीं है, 12,000 ही है। यह भी बहुत है। चलो अच्छा है, जो भी व्यक्ति है वह अच्छा ही आदमी होगा, जो पिताजी के मरने के बाद भी उनके रुपए वापस लौटा रहा है। वरना चाहता तो चुपचाप इन्हीं रुपयों को अपने पास रख सकता था, क्योंकि पिताजी ने तो जिसे उधारी दिया था उसके बारे में तो पिताजी ने हमें बताया ही नहीं, और पिताजी ही सिर्फ इस उधारी के बारे में जानते हैं, और वह तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन फिर भी उस आदमी ने ईमानदारी दिखाई और पिताजी के रुपए वापस लौटाए। हाँ, चलो कुछ तो इन रुपयों से हमारे ज़रूरत का काम हो जाएगा। ये सेब की पेटी कितने रुपए की है? जी आपको एक पेटी 1,000 रुपए की पड़ेगी। ऐसा करो, मुझे 4 पेटी सेब की दे दो। अर्जुन, तुम इन सेब की पेटियों को गाड़ी में रख दो। इन 4 सेब की पेटियों में से एक पेटी तुम्हारे लिए है। धन्यवाद जमींदार जी। मैं इतनी सारी सेब अकेले कहाँ खा पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस सेब की पेटी को मैं अमृता के घर में छोड़ आता हूँ। वो लोग खाएंगे मज़े से। लेकिन मैं क्या बोल के इन सेब की पेटियों को उसके यहाँ लेके जाऊँगा? बोल दूँगा कि श्यामलाल के किसी दोस्त ने ये सेब की पेटी उसके परिवार के लिए भिजवाई है। हाँ, यही सही रहेगा। जी नमस्ते, ये श्यामलाल जी का घर है ना? हाँ, उन्हीं का घर है। क्यों, क्या काम है आपको? श्यामलाल जी के एक दोस्त जो शहर में रहते हैं, उन्होंने भिजवाई है ये सेब की पेटी। क्या नाम है उनका, जिन्होंने यह सब पेटी भेजी है? जी उन्होंने नाम बताने से मना किया है। उन्होंने बस ये कहा है कि श्यामलाल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। श्यामलाल जब जिंदा थे तब श्यामलाल ने उनकी बहुत मदद की, इसलिए वे अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। वे बोल रहे थे कि श्यामलाल की 2 बेटी और उनकी पत्नी, अब वो तीनों ही इस घर में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि आप तीनों को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमें बता दें। इस पेटी में फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके जो भी मदद मांगेंगे, हम वो मदद आपके परिवार की कर देंगे। यह तो अच्छा है, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी 2 बेटियां नहीं हैं, मेरी एक ही बेटी है, और इस घर में मैं और मेरी बेटी आदिति रहते हैं। बस हम 2 ही सदस्य रहते हैं इस घर में। दीजिए सेब की पेटी, और जिसने इस सेब की पेटी को भिजवाया है उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? श्यामलाल की पत्नी और उसकी बेटी बस रहते हैं? तो फिर अमृता कहाँ रहती है? कहीं कुछ गलत फहमी तो नहीं हो गई मेरे सुनने में? नहीं, सही तो सुना मैंने। वो तो खुद ही बोली कि उस घर में सिर्फ 2 सदस्य रहते हैं, खुद वो और उसकी बेटी आदिति। इसका मतलब अमृता यहाँ नहीं रहती। ऐसा करता हूँ,
एक बार पक्का कर लेता हूँ कि सच में श्यामलाल के घर में सिर्फ श्यामलाल की पत्नी और उसकी बेटी रहते हैं। आसपास में पूछकर दूसरों से पता करता हूँ। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या आप श्यामलाल जी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। बड़ा अच्छा आदमी था, दूसरों की बहुत मदद करता था। क्या जानना है आपको? जी मुझे उनके परिवार के बारे में जानना है कि अभी उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। जब श्यामलाल था तो उसके घर में उसके अलावा 3 और सदस्य थे, उसकी 2 बेटी और उसकी पत्नी, तो कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। लेकिन जैसे ही श्यामलाल की मृत्यु हुई, पता नहीं उनकी एक लड़की अमृता क्यों घर छोड़कर चली गई और यहीं पास के शहर सनशाइन सिटी में रहकर किसी बुक स्टोर में काम कर रही है। तो उसकी बेटी अमृता वो यहाँ घर में नहीं आती? नहीं आती। अब पता नहीं क्यों नहीं आती। अब पता नहीं क्या कारण है कि वो घर छोड़कर चली गई। बाकी अमृता बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जब से श्यामलाल गुजरा है तब से पता नहीं अमृता भी घर छोड़कर शहर चली गई है और वहीं नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मुझे लगा कि अमृता श्यामलाल के परिवार के साथ रह रही है, लेकिन जिस तरह से श्यामलाल की पत्नी ने बताया कि उसकी एक बेटी है, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृता को इन्होंने अपने घर से ही भगा दिया है और अमृता को अपनी बेटी नहीं मानती। जरूर अमृता और श्यामलाल के परिवार के बीच में कुछ न कुछ हुआ है, जिस वजह से अमृता घर छोड़कर चली गई है और मैं यहाँ अनजाने में इस घर में रुपए डालकर जा रहा हूँ और फल की पेटी दे रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने मन ही मन में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मुझे एक बार पता करना चाहिए कि क्या हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक बार अमृता से ही मिलकर पता करता हूँ। अमृता से सीधे सीधे तो पूछना सही नहीं होगा, इधर उधर घुमाकर पता करता हूँ कि क्या बात है। नमस्ते, मैं धनीराम जी का ड्राइवर हूँ। यहाँ पर एक लड़की काम करती है जिसका नाम अमृता है। वो कहाँ है? उसे तो काम छोड़े 1 दिन हो गया, वो कहीं और काम करने चली गई है। ये कब हुआ? वो कल ही तो काम छोड़ी और उसकी जगह अब मैं काम करने आ गया हूँ। आप बता सकते हो कि उस लड़की ने काम क्यों छोड़ा? अब यह तो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। हे भगवान, आपने मुझे किस परेशानी में डाल दिया। अब मैं अमृता को कहाँ खोजूं? मुझे तो उसका घर नहीं पता। कहीं वो इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे जगह तो नहीं चली गई?